आइए दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीव। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। तो इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसे हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हिंदी होता है सूक्ष्म जीव। अब बात है कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे, ठीक ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव हम लोग किसे कहेंगे? देखिए, मानव की आंख को देखने की एक क्षमता होती है कि वह कितना छोटा से छोटा वस्तु को क्या कर सकता है, देख सकता है, या छोटा से छोटा जीव को क्या कर सकता है, देख सकता है। उसी छोटे से छोटे जीव को देखने की ये क्या की गई या सीमा रेखा को निर्धारित किया गया है कि मानव उस सीमा रेखा से छोटे वस्तु को नहीं देख सकता है। कभी भी देखेगा तो वो उस सीमा रेखा से क्या करेगा, बड़े वस्तु को ही देखेगा। तो उस सीमा रेखा है कितना है, तो उस सीमा रेखा हमारा है कितना, 0.1 मिलीमीटर या 100 माइक्रोमीटर। एक व्यक्ति के स्वस्थ आंख की अगर हम बात करें तो वो 0.1 मिलीमीटर या 100 माइक्रोमीटर से छोटा जीव या वस्तु को नहीं देख सकता है। कभी भी देखेगा तो इससे बड़ा जीव या वस्तु को ही देखेगा। अब इससे छोटा जीव को देखने के लिए हमको क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमको देखना है कितना, 0.1 मिलीमीटर से छोटा जीव को देखना है तो हमको क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगा? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगा। बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग इससे छोटा जीव को नहीं देख सकते हैं। बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग 0.1 मिलीमीटर से छोटा जीव को हम लोग नहीं देख सकते हैं। हम लोग कभी भी देखेंगे तो इससे 12 ही जीव को क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं। तो वो जो इससे छोटा जीव को हम लोग नहीं देख पाते हैं, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं कि वैसे जीव जिसे खुली आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, वैसे जीव जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक, यानी कि जिसे हम लोग क्या, खुला आंख, यानी कि ऐसे बिना किसी चीज की सहायता के, बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से, ऐसे हम अभी खड़े हैं तो अभी मेरे सामने कोई भी चीज नहीं है, ऐसे अगर लाइएगा किसी जीव को जो कितना 0.1 मिलीमीटर से छोटा हो तो उसको हम नहीं देख पाएंगे। कभी भी देखेंगे तो क्या, इससे बड़ा ही जीव को हम देख पाएंगे। अगर इससे छोटा जीव को अगर हमको देखना होगा तो हम क्या चीज की सहायता से देखेंगे? माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे। उसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, 0.1 मिलीमीटर या 100 माइक्रोमीटर से छोटा जीव को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसी जीव को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। देखिए, ऐसे पृथ्वी पे बहुत हजारों सूक्ष्म जीव हैं जिसका आकृति कितना है, 0.1 मिलीमीटर से छोटा है। जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, सूक्ष्म जीव है, जिसका आकृति कितना है, 0.1 मिलीमीटर से छोटा है। जिसका आकृति क्या है, 0.1 मिलीमीटर से छोटा है। अब आप लोगों को एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर हम लोग इससे छोटा को तो देख सकते हैं, नहीं देख सकते, इससे बड़ा को हम लोग देख सकते हैं, तो क्या इसे हम लोग देख सकते हैं? नहीं, इसे भी हम लोग नहीं देख सकते हैं। कभी भी हम लोग देखेंगे तो इससे बड़ा को ही देखेंगे और इससे छोटा को हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसे हम लोग मानव का रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजॉल्विंग क्षमता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मानव का रिजॉल्विंग क्षमता कहते हैं। रिजॉल्विंग क्षमता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं?
मानव का रिजॉल्विंग क्षमता कहते हैं। ये जो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं, ठीक ना। जितना आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिएगा, जितना आप सूक्ष्म जीव देखिएगा, ये क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे कवक, शैवाल। कवक और शैवाल क्या है? बहुकोशिकीय है, लेकिन सब नहीं है। कुछ कवक यूनिसेलुलर है, यानी कि एक कोशिकीय है। क्या है? एक कोशिकीय है। कुछ कवक एक कोशिकीय है, लेकिन अधिकांश कवक क्या है? मल्टी सेलुलर है, यानी कि बहुकोशिकीय है। कुछ कवक क्या है? एक कोशिकीय है, लेकिन अधिकांश कवक क्या है? बहुकोशिकीय है। वैसे ही कुछ शैवाल क्या है? एक कोशिकीय है, लेकिन अधिकांश शैवाल क्या है? बहुकोशिकीय है। अधिकांश शैवाल क्या है? बहुकोशिकीय है। ये बहुकोशिकीय होते हुए भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुकोशिकीय होते हुए भी इनका आकार 0.1 मिलीमीटर से छोटा होता है। कितना होता है? 1 मिलीमीटर से छोटा होता है, जिस वजह से हम लोगों को कवक और शैवाल बहुकोशिकीय होते हुए भी, यानी कि मल्टी सेलुलर होते हुए भी हम लोग को नहीं दिखाई पड़ता है। और इसे हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ते हैं। ये सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खोज लीवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खोज लीवेनहॉक ने किया था। हॉक ने किया था। इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहते हैं। इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहते हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी आखिरकार हम कहते किसे हैं? तो जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कहते हैं। हम शॉर्ट नाम लिखे हैं लीवेनहॉक। किसको कहा जाता है? लीवेनहॉक को। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। इन्होंने ही बैक्टीरिया का खोज करके बताया था कि इस पृथ्वी पे ऐसे जीव है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हीं के बताने के बाद ही हम लोग क्या किए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग को जानकारी मिला। ठीक ना। अब हम लोग आते हैं कि आखिरकार ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हम लोग को इसे पढ़ना क्यों आवश्यक पड़ गया? क्यों हम लोग इसे पढ़ेंगे? कारण क्या है कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे? तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिना मानव जाति की कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो मानव जाति है। अगर पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव को हटा दिया जाए तो पूरा मानव जाति को हटाना पड़ेगा, यानी कि मानव जाति स्वतः ही हट जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अभी किसी भी चीज का होना पॉसिबल नहीं है। जैसे हम देख लें कृषि। क्या देख लें?
कृषि को हम लोग देख लें। आप लोग दाल खाते हैं, क्या करते हैं आप लोग? दाल खाते हैं। इस दाल में प्रोटीन, इस दाल में प्रोटीन पूरा रहता है। क्या रहता है? इस दाल में प्रोटीन पूरा पाया जाता है। आखिरकार ये प्रोटीन आता कहां से है? चावल भी तो भूमि से ही निकलता है, मिट्टी से ही वो भी निकलता है, दाल भी भूमि से ही निकलता है। तो ये चावल में, गेहूं में, मक्का में उतना प्रोटीन नहीं है, लेकिन दाल में प्रोटीन आता कहां से है? कभी आप लोग ये सोचें कि दाल में प्रोटीन आता कहां से है? नहीं। देखिए, जितने पेड़ पौधे हैं ना, उसको नाइट्रोजन नहीं चाहिए, उसे नाइट्रेट चाहिए। क्या चाहिए? नाइट्रेट चाहिए। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, लेकिन उसे पेड़ पौधा को डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं चाहिए, नाइट्रोजन को तोड़ के नाइट्रेट के रूप में चाहिए। हमारे जो दाल होते हैं ना, उसके दलहन पौधों के जड़ में गांठ पाया जाता है, वहां बैक्टीरिया पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तोड़ता है। क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तोड़ता है, और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तोड़ता है तो दलहन पौधा को पूरा नाइट्रेट की कोई कमी नहीं रहती है, पूरा वो क्या रहता है? एकदम एनर्जेटिक रहता है, उसके पास नाइट्रेट बहुत अधिक रहता है, जिस कारण पूरा दाल में प्रोटीन पाया जाता है। वो दलहन पौधा प्रोटीन क्या कर देता है? पूरा का पूरा दाल में प्रोटीन को भर देता है। अगर हम बात करें उद्योग की, तो आप देखते हैं, हम देख रहे होंगे अभी डेयरी फार्म, गर्मी का मौसम है, डेयरी फार्म, लस्सी उसी आप लोग पीते होंगे। ये लस्सी भी किस पे आश्रित है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, सूक्ष्म जीव पे आश्रित है। अगर सूक्ष्म जीव नहीं रहेगा तो पूरा ये डेयरी प्रोडक्ट जो है ना, ये पूरा का पूरा डेयरी प्रोडक्ट बंद हो सकता है। अभी आप लस्सी पी रहे हैं, वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण है, क्योंकि दूध को दही में कौन बदलता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? तो वो है बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जो कि दूध को दही में बदलता है। उस दही से क्या होता है? लस्सी बनाया जाता है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहे तो क्या ये लस्सी का बिजनेस सुधा का चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। दही का बिजनेस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। आप इसे हटाइए, अभी देखिए आप मेडिकल, आप समझिए मेडिकल सेक्टर, मेडिकल सेक्टर भी पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड करता है। जितना आप देखते हैं बीमारी, 90% बीमारी का इलाज किससे होता है? एंटीबायोटिक दवाओं से। 90% बीमारी का इलाज होता है एंटीबायोटिक दवा से। इस एंटीबायोटिक दवा का आखिरकार निर्माण होता क्या चीज से है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सूक्ष्म जीव से होता है। 99% एंटीबायोटिक दवाओं का निर्माण माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, सूक्ष्म जीव से होता है। और ये सभी एंटीबायोटिक दवा यानी कि 90% बीमारी को ठीक करता है कौन? एंटीबायोटिक दवा। अगर एंटीबायोटिक दवा ना रहे तो बीमारी को ठीक करना बहुत मुश्किल है। और आप ये भी समझिए कि जिस बीमारी पे एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करता है, वो बीमारी बड़ी खतरनाक होता है। जैसे वायरस, वायरस पे एंटीबायोटिक दवाओं का कोई असर नहीं पड़ता है, जिस कारण वायरस क्या है? बहुत खतरनाक है। जैसे कोरोना, आप लोग देखें कोरोना कितना खतरनाक था, कितना जाने गए। तो उस पे ये जो कोरोना क्या है? वायरस है। उस पे हमारा क्या, ये एंटीबायोटिक दवा काम नहीं किया। एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करने की वजह से वो क्या हो गया? खतरनाक हो गया। नहीं तो जिस बीमारी पे एंटीबायोटिक दवा काम करता है, उस बीमारी को खतरनाक नहीं माना जाता, वो बीमारी ठीक हो जाते हैं। वो बीमारी क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। तो एंटीबायोटिक दवा को मेडिकल का रीढ़ कहा जाता है। आखिरकार ये एंटीबायोटिक दवा किस पे आश्रित है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। किस पे आश्रित है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, सूक्ष्म जीव पे। अगर सूक्ष्म जीव ना रहे तो क्या ये एंटीबायोटिक बन पाएगा? नहीं बन पाएगा।
क्या 90% बीमारी का इलाज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इससे आप कल्पना कीजिए कि अगर एंटीबायोटिक दवा ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना होने की वजह से एंटीबायोटिक दवा ना बने, एंटीबायोटिक दवा ना रहे तो इलाज होना संभव नहीं है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हो सकता है हम लोग। यही नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से पर्यावरण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से पर्यावरण भी बना है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहता तो पर्यावरण भी नहीं रहता, पृथ्वी का अस्तित्व भी नहीं रहता। अभी अगर ये माइक्रो पर्यावरण की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पर्यावरण में यानी कि हम अभी पृथ्वी पे कहीं कहीं देखते हैं कि कहीं कहीं किसी जानवर का लाश तो किसी पक्षी का लाश ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। उसमें से कुछ अजीब सा कुछ दिन स्मेल आता है और उस स्मेल के बाद वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, वहां दिखाई ही नहीं देता है। उसके मांस को सड़ गल को क्या हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है उसके मांस। आखिरकार उसके मांस को, उस पक्षी के, उस जानवर के मांस को सड़ा गलाकर मिट्टी में मिलाता कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। कौन में मिलाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। अगर ये नहीं रहता तो क्या वो उसके मांस को मिट्टी में मिला पाता? नहीं मिल पाता, कभी संभव ही नहीं था। आज पूरा पृथ्वी पे लाशों की ढेर पड़े रहते, जानवरों की लाश, किसी और भी चीज की लाश पड़े रहते, और आज पृथ्वी समाप्त हो गया। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या करता है, पूरे उसके मांस को गला के क्या करता है, मिट्टी में मिला देता है। क्या करता है? मिट्टी में मिला देता है। अभी आप लोग देखे होंगे लगन के टाइम में वेस्ट खाना को क्या किया जाता है, सड़क पे बिक दिया जाता है, या कहीं ले जाके खेत उत में कूड़ा उड़ा किस तरह उसको बिक दिया जाता है। उसमें से कुछ दिन अजीब सा स्मेल आएगा, उसके बाद वो स्मेल खत्म हो जाता है और वहां से वो पदार्थ भी खत्म हो जाते हैं। जो खाना वेस्ट, जो खाना होता है, जो खराब खाना होता है वो खत्म हो जाता है। आखिरकार वो जाता कहाँ है? तो वो मिट्टी में मिल जाता है। उसको मिलाता कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ना हम लोग को क्या है, इतना आवश्यक है। अब आइए, अब हम लोग एक एक करके सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला सूक्ष्म जीव मेरा क्या है? वेरोवाइड। क्या है? वेरोवाइड्स। सबसे पहला सूक्ष्म जीव हमारा क्या है? वेरोवाइड। चलिए हम लोग पहला देखते हैं, वेरोवाइड। पहले तो आप देखिए, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें सेल पाया ही नहीं जाता है। आप जैसे हम जीव बोलते हैं, जैसे हम लोग जीव का बोलते हैं तो तुरंत सेल, बिना सेल के जीव का कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। सेल है तो जीव है, नहीं तो नहीं है। लेकिन आप कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म देखिएगा जिसमें सेल ही नहीं पाया जाता है, वो जीव के श्रेणी में नहीं आते हैं, उसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स कहेंगे। क्योंकि जिसमें अगर सेल ही नहीं है तो जीव है ही नहीं। तो जो जीव नहीं है तो आखिरकार हम लोग उसे क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स कहेंगे। लेकिन उसे हम लोग जीव के श्रेणी में रख के पढ़ते क्यों है? क्योंकि वो जीव की तरह व्यवहार करता है, अपने जन्म करता है, जन्म करके संख्या को क्या करता है? बढ़ाता है। कुछ ऐसे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे पढ़ने के लिए जिसमें सेल नहीं पाया जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहला देखते हैं वेरोवाइड्स। सबसे पहले समझिए कि ये वायरस नहीं है। पहले वायरस का खोज किया गया था और माना जाता था कि वायरस ही सबसे सूक्ष्म यानी कि सबसे छोटा सूक्ष्म जीव है। क्या है? वायरस ही पहले माना जाता था कि सबसे छोटा जीव है। क्या है? सबसे छोटा जीव है। कौन? वायरस। लेकिन 1971 से वेरोवाइड्स का खोज हो गया। क्या हो गया? वेरोवाइड्स का खोज हो गया। और ये वेरोवाइड्स, अगर वायरस को 1000 टुकड़ा किया जाए ना, तो वेरोवाइड्स 1000 टुकड़ा करने के बाद जो एक टुकड़ा के बराबर होगा, क्या होगा? एक टुकड़ा के बराबर कौन होगा? वेरोवाइड्स। किसके बराबर? वायरस के एक टुकड़ा के बराबर कौन होगा? वेरोवाइड्स होगा। तो वर्तमान में अभी कौन सबसे छोटा सूक्ष्म जीव कौन हो गया? वेरोवाइड्स हो गया है। 1971 में वेरोवाइड्स का खोज हुआ था। क्या होता? वेरोवाइड्स का खोज हुआ था। इसका खोज
थियोडोडायनर ने किया था। थियोडोडायनर ने किया था। 1971 में वेरोवाइट्स का खोज थियोडोडायनर ने किया था। कुछ लोग वेरोवाइट को वायरस समझ जाते हैं, लेकिन ये वायरस नहीं है, वायरस से बहुत अलग है। क्या है? वायरस से बहुत अलग है। ये वायरस नहीं है। पहले जब इसका खोज नहीं हुआ था तब तक माना जाता था, यानी कि 1971 से पहले माना जाता था कि वायरस सबसे सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सबसे छोटा सूक्ष्म जीव है। लेकिन 1971 में थियोडोडायनर ने आया और वेरोवाइट का खोज किया। तब से ये वेरोवाइट क्या है? सबसे सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वायरस को अगर 1000 टुकड़ा कीजिएगा तो एक टुकड़ा के बराबर होता है कौन? वेरोवाइट। तो हम कह सकते हैं कि ये 1000 गुना क्या है? छोटा है। किससे? वायरस से। 1000 गुना छोटा है किससे? वायरस से। कौन? वेरोवाइट। वेरोवाइट्स की खास बात तो यह है कि इसमें सेल नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? इसमें सेल नहीं पाया जाता है। तो जब इसमें सेल नहीं पाया जाता है तो आखिरकार ये बाना क्या चीज का होता है? तो ये आरएनए का बाना होता है। ये क्या चीज का बना होता है? आरएनए का बना होता है। तो जब इसमें सेल नहीं पाया जाता है तो हम इसको जीव के श्रेणी में रखते क्यों है? तो ये जीव के समान व्यवहार करता है। ये अपने जनन करके संख्या को क्या करता है? बढ़ाता है। तो अब एक सवाल ये भी आता है, क्या हम लोग इसे जीव कह सकते हैं? नहीं, जीव नहीं कह सकते हैं। इसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग? इसे मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। ठीक ना? तो इसमें सेल नहीं पाया जाता है। इसमें सेल नहीं पाया जाता है। वेरोवाइट्स क्या चीज का बना होता है? तो ये आरएनए का बना होता है। वेरोवाइट्स में इतनी क्षमता नहीं होती है कि ये क्या करे कि एनिमल सेल में प्रवेश कर सके। ये जो वेरोवाइट्स है इसका इतना क्षमता नहीं है कि ये एनिमल सेल में प्रवेश कर सके। ये केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। प्लांट सेल में ही पाया जाता है, यानी कि ये केवल प्लांट में ही पाया जाता है और प्लांट में ही रह के अपने संख्या को बढ़ाता है। क्या करता है? अपने संख्या को बढ़ाता है और रोग फैलाता है। रोग फैलाता है। अब क्या ये प्लांट में है तो क्या मानव को हो सकता है? नहीं, ये मानव को नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पास उतना क्षमता नहीं है कि जंतु में ये जा सके। इसके पास इतनी ये क्षमता नहीं है कि ये कहां जा सके? जंतु में ये जा सके। लेकिन इससे फैलाए गए रोग क्या होते हैं? संक्रमक होते हैं। संक्रमक होते हैं। आप याद रखिए कि जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने सूक्ष्म जीव होंगे ना, उससे फैलाए गए रोग क्या होगा? संक्रमक ही होगा। क्या होगा? संक्रमक ही होगा। आप लोग को वेरोवाइट समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका नाम है प्रियॉन। जिसका नाम क्या है? प्रियॉन। आइए नेक्स्ट दूसरा प्रियॉन। ये प्रियॉन शॉर्ट नाम है। ये प्रियॉन क्या है? शॉर्ट नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटोनियस इन्फेक्शियस बॉडीज। प्रोटोनियस इन्फेक्शियस बॉडीज इसका फुल फॉर्म होता है। ये प्रोटीन भी क्या है? सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसे हम सूक्ष्म जीव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका आकृतिक 0.1 मिलीमीटर से क्या है? छोटा है। इसको देखने के लिए हमको क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग इसे खुली आंखों से नहीं देख सकते। क्या कर सकते हैं? हम लोग इसे खुली आंखों से नहीं देख सकते। ठीक ना?
ये प्रियॉन की अगर हम बात करें तो प्रियॉन में भी क्या सेल नहीं पाया जाता है, इसमें भी सेल नहीं पाया जाता है। हम आप लोग को वेरवाइड के बारे में बताएं, उससे पहले भी हम बताए थे कि सेल इसमें नहीं पाया जाता, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। लेकिन इसे जीव में पढ़ते क्यों है, क्योंकि ये जीव के समान क्या करता है, व्यवहार करता है, इसीलिए इसे हम कहाँ पढ़ते हैं, जीव में पढ़ते हैं। तो प्रियॉन में आखिरकार जब सेल नहीं पाया जाता है तो माना क्या चीज का होता है, तो प्रोटीन का। क्या चीज का बना होता है, प्रोटीन का। प्रोटीन का बना होता है। ये जो प्रियॉन होता है ना, प्रोटीन का बना होता है। कौन, प्रियॉन। प्रियॉन बहुत खतरनाक है, प्रियॉन बहुत खतरनाक है। ये ब्रेन को प्रभावित करता है। ये किसको प्रभावित करता है, ब्रेन को प्रभावित करता है। और ब्रेन होता किसमें है, एनिमल में, यानी कि जंतु में। यानी कि ये प्रियॉन जंतु में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है। और जंतु को ब्रेन को प्रभावित करता है। ये इतना प्रभावित करता है कि जंतु क्या हो जाते हैं, एनिमल्स क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। कौन, प्रियॉन। ये प्रोटीन का तो बना होता है, लेकिन ये समान प्रोटीन का नहीं बना होता है। एक समान प्रोटीन 20 एमिनो अम्ल का बना होता है। 20 अमीनो अम्ल का बना होता है, लेकिन यह समान प्रोटीन का नहीं बना होता है। प्रियॉन, प्रियॉन एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का बना होता है। ये विशेष प्रकार के प्रोटीन इसलिए कहते हैं कि ये प्रोटीन इसमें 254 एमिनो एसिड का बना होता है, यानी कि एमिनो अम्ल का बना होता है। 200 प्रियॉन 254 एमिनो अम्ल का बना होता है। इसमें एक प्रकार विशेष प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है। ये मानव के ब्रेन को प्रभावित करता है। ये मानव के ब्रेन को इतना प्रभावित कर देता है कि मानव पागल हो जाता है। क्या हो जाता है, मानव पागल हो जाता है। ब्रेन में अगर कुछ भी होता है तो ब्रेन रिकवर नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन किस चीज से बना है, न्यूरॉन्स से। किससे बना है, न्यूरॉन से। ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता है। ब्रेन में वही 10% सेल डिवीजन होता है, जिस ग्लियल सेल पाया जाता है ब्रेन में। वही 10% ब्रेन में क्या करता है, डिवीजन करता है। तो ब्रेन में कुछ भी होता है तो ब्रेन में ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि गाड़ी चलाते वक्त हेमलेट उमलेट का क्या करें, यूज करें। ये प्रियॉन 2 प्रकार के होते हैं। ये प्रियॉन क्या होता है, प्रियॉन 2 प्रकार के होता है। एक होता है PRPC और एक होता है PRPSC। ये जो PRPC है ना, प्रियॉन का ये जो पहला रूप है, ये क्या है, PRPC है। जो पहला है क्या, PRPC है। ये खतरनाक नहीं होता है, खतरनाक नहीं होता है। और ये PRPSC क्या होता है, खतरनाक होता है। PRPC क्या होता है, खतरनाक नहीं होता है। लेकिन PRPSC क्या होता है, खतरनाक होता है। ये आपको एक बार हो जाएगा तो क्या कर देगा, पागल कर देगा। मनुष्य या जानवर क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। क्योंकि ये किसको प्रभावित करता है, ब्रेन को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं कि आपको प्रियॉन है PRPC वाला तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है। ये कभी भी चेंज हो सकता है, किसमें, PRPSC में। किसमें चेंज हो सकता है, PRPSC में। तो जब भी आपको प्रियॉन हो जाए आप समझिए कि आप खतरा से बाहर नहीं है। प्रियॉन से जैसे मनुष्य में भी रोग होता है,
भेड़ बकरी में भी रोग होता है और गाय और भैंस बैल में भी रोग होता है। तो मनुष्य में जो प्रियन की वजह से रोग होता है जिसे कहते हैं कौवा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य में प्रियन की वजह से, प्रियन होने की वजह से कौन सा रोग होता है? कौवा रोग होता है। गाय और बैल में कौन सा रोग होता है? मेड काउ डिजीज। कौन सा होता है? मेड काउ रोग होता है। आप देखिएगा भेड़ और बकरी में स्कॉर्पिक डिजीज होता है। कौन सा डिजीज होता है? स्कॉर्पिक डिजीज होता है। प्रियन, बस इतना ही आप लोग को पढ़ना है, प्रियन के बारे में इतना ही जानना है। आज हम लोग 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जाने। आज भर के लिए इतना ही। कल हम लोग वायरस से आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।